हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में। होप तुम सेफ होंगे, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। कैसे हैं आप लोग? गुड। सो टुडेस टॉपिक इज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड जीनोमिक्स। हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें तो हमने एनिमल टिश्यू कल्चर देखा था, वैसा ही माइक्रोबियल कल्चर होता है। एनिमल टिश्यू कल्चर जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, वैसे ही जो है वो माइक्रोबियल टिश्यू कल्चर में भी आता है। मतलब माइक्रोबियल में टिश्यू तो नहीं बोल सकते, बट माइक्रोबियल कल्चर को हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने पर्पज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट्स को, तो वो आपका माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में आता है। फर्मेंटेशन के ऊपर जब बात करें तो फर्मेंटेशन क्या कहता है वो हमें लर्न करना है, ठीक है। सो टुडेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड जीनोमिक्स। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो फर्मेंटेशन क्या है? एनीबॉडी जिसको पता हो कि फर्मेंटेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज फर्मेंटेशन? एनारोबिक प्रोसेस टू फॉर्म लैक्टेट। ओके, तो हम क्या ऑक्सीजन जहां पे इन्वॉल्व होगा उसको फर्मेंटेशन नहीं बोलेंगे? शुगर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो फर्मेंटेशन इज नॉट ऑलवेज एनारोबिक। इनिशियली जो है लोगों ने बोला था कि फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस है। जो इसका इनिशियल डेफिनेशन यही आया था कि दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो शुरुआत का डेफिनेशन था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ही तो था, वो फर्मेंटेशन कहलाता था। दैट इन एनारोबिक प्रोसेसेस या इन एनारोबिक कंडीशंस जब माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं तो वो आपके इस कंडीशन में फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है, कभी सेकंड प्लीज, तो हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन बोले तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मतलब जहाँ पे कि एक्चुअली में एक कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। जैसे कि ग्लूकोज को ही ले लीजिए, ग्लूकोज जो है वो टूट के CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। तब जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये कंप्लीटली इसका ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बेसिक सा प्रोसेस जो है वो हम पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी जान लीजिए कि वी हैव टू काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब एरोबिक कंडीशन में जहाँ पे कि आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस कंडीशन में जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि आपका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड H2O में। इसके अलावा जो है कुछ ATP जनरेट करता है, अप्रॉक्सिमेटली 32 ATP जो है वो जनरेट करता है कंप्लीट प्रोसेस के बाद। बट ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा था इन द एरोबिक कंडीशंस। बट कई बार क्या होता है कि एरोबिक कंडीशंस नहीं है, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे जो है एन एरोबिक कंडीशंस जो है वो आपके अपीयर होते हैं। तो एन एरोबिक कंडीशंस ये तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, जबकि एरोबिक कंडीशंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो कंप्लीट ना होकर ऑक्सीडेशन होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के ऊपर जब हम बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है, इन दिस पर्टिकुलर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कंप्लीट कन्वर्जन CO2 और H2O में नहीं होता। ये या तो एथेनॉल बना सकता है, या तो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बना सकता है। एथेनॉल बनाना भी जो है एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है, और वो एनारोबिक कंडीशंस रेस्पिरेशन में है। इसी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को इनिशियली बोला गया था फर्मेंटेशन। लेकिन आज फर्मेंटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। फर्मेंटेशन का मतलब अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके किसी डिजायर्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना फर्मेंटेशन कहलाता है। अगर आज के टाइप का फर्मेंटेशन को सीखना चाहे तो फर्मेंटेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड कंपाउंड या कंपोनेंट, डिजायर्ड कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से विथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या विथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। चाहे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा के हो और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, डज नॉट मैटर कि दोनों में से कौन सा है, कोई भी करवाइए, अगर उनकी मदद से आप किसी डिजायर्ड प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो वही आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये केस जो है फर्मेंटेशन है। पहले जो माना जाता था कि फर्मेंटेशन जो है सिर्फ ग्लूकोज से एथेनॉल का प्रोडक्शन करना या तो लैक्टेट का प्रोडक्शन करना। लैक्टेट का प्रोडक्शन ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन में होता है, खासकर इन ह्यूमन या इन एनिमल सेल्स, जबकि एथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली। फर्मेंटेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम से रिलेटेड होते हैं, एनिमल सेल से नहीं। तो फर्मेंटेशन को अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ काइंड ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन और द ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हम ऐसे पर्टिकुलरली प्रोसेस को एरोबिक फर्मेंटेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। एरोबिक जो है वो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इन एनारोबिक इन द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, एंड ऑब्वियसली बात है जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा तो जो टाइम ऑफ फर्मेंटेशन है वो ज्यादा लगेगा। सो इन दिस प्रोसेस, इन द एरोबिक फर्मेंटेशन, द फर्मेंटेशन टाइम इज मोर, ज्यादा। क्यों ऐसा है ज्यादा? बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक फर्मेंटेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब जितने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, जितने भी कार्बन आपके शुगर मॉलिक्यूल में है वो सारे कार्बन मॉलिक्यूल को CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि अगर हम बात करें कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब, ग्लूकोज में 6 कार्बन C6H12O6, तो 6 CO2 निकलता है, हर एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब सारा का सारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। जैसे कि यहाँ पे C6H12
O6 में से ये जो है C2H5OH, अभी भी देखिए तो 2 कार्बन अभी भी बचे हुए, तो पूरा कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ एथेनॉल बनता है। इसी वजह से मतलब सिर्फ एक ही मोल CO2 निकल रहा होता है, या दो ही कार्बन जो है यहाँ से CO2 के फॉर्म में जा रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो है ये कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का। अब इनकम्प्लीट जो हो रहा था वो एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एनारोबिक की जब हम बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। एंड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, एक एथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड। एथेनॉल प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं एथेनॉल फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इनमें से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, आइदर एथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कोई भी एक पॉसिबल जो है वो हो सकता है। तो ये तो बेसिस था कि रेस्पिरेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है कि वो एरोबिक है कि एनारोबिक। इसके अलावा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम भी क्लासिफाई किया जाता है, मीडियम के बेसिस पे। अब मीडियम के बेसिस पे कि फर्मेंटेशन का जो मीडियम है वो कैसा है, क्या वो सॉलिड स्टेट है। कई बार क्या होता है कि आपके पास फर्मेंटेशन का जो मीडियम होता है वो सॉलिड स्टेट मीडियम होता है। जैसे न्यूट्रिएंट अगर आप यूज करते हैं तो लाइक दिस वन, उसमें जो है आप फर्मेंटेशन करवा रहे हैं सॉलिड स्टेट सबस्ट्रेट पे, या तो कई सारे रिएक्टर्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से होते हैं। तो अगर आप सॉलिड स्टेट पे करवा रहे हैं जहाँ पे कि ये मीडियम जो है वो कैसा है, वो सॉलिड है, लाइक अ जेल, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। एंड कई बार क्या होता है कि जो आपका मीडियम है, कल्चर मीडियम जिसमें आप ग्रो करा रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट नहीं, वो जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि रिएक्टर्स में होते हैं। तो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के रिएक्टर्स होते हैं। अब हो सकता है कि इस रिएक्टर में जब आप बेसिकली कुछ इम्पेलर्स होते हैं लाइक दिस वन, अगर आपने कभी रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली में जैसे बचपन में लस्सी बनती थी तो मट्ठा मारा जाता था, लस्सी आज भी बनती है तो ऐसे करके वो होता था, रोटेट करते थे तो पूरा फेंक देता था, दैट एग्जैक्टली इसको हम स्टरर बोलते हैं, इम्पेलर्स, स्टरर्स, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्टरर। स्टरर जो होते हैं वो पूरा का पूरा ऐसे घूमता है, मशीन ऊपर की तरफ मोटर होता है और वो घुमा देता है, वो चारों तरफ घूमेगा तो पूरा मिक्स कर देगा। तो इसी वजह से जो है ये रिएक्टर में यूज, मतलब ये रिएक्टर में मिक्सिंग के पर्पस से यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये बाहर की तरफ इसको बोलते हैं रिएक्टर। रिएक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे रिएक्शन परफॉर्म होता है सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। अब वो सेल्स के थ्रू करवाइए, या तो एंजाइम्स के थ्रू करवाइए, या तो सेल डेब्रिस के थ्रू करवाइए, या तो आपके एनिमल सेल के थ्रू कराइए, प्लांट सेल के थ्रू। अब इस रिएक्टर में जो कन्वर्जिंग फैक्टर है सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला, ये कुछ भी हो सकता है, ये माइक्रोब लीजिए, ये एंजाइम लीजिए, ये सेल डेब्रिस लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, प्लांट सेल लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। हम माइक्रोब की जब बात करते हैं तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर आ जाएगा, प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूरा मीडियम है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कहीं पे सॉलिड सरफेस की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे पर्टिकुलरली मीडियम को हम या फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, जहाँ पे होल सेल्स जो है वो सबमर्ज्ड होते हैं। तो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन जो है इस तरीके से यूज होता है। इनके अलावा जो है फर्मेंटेशन से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट, बैच, फेड बैच एंड कंटीन्यूअस। इसके अलावा एक प्लग फ्लो भी होता है, बट फेड बैच और कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस ये देखो बेसिक्स आइडिया आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर इस ये पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो है इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डील किया जाता है। मैं सिर्फ एक माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि सीएसआईआर से कोई मतलब ज्यादा लेना देना नहीं होता है ये सब टॉपिक से, उन्हें कोर साइंस से मतलब है, ठीक है ना। अप्लाइड मतलब चीजों से थोड़ा सा कम मतलब होता है। गेट में लेकिन आता है, तो गेट में इतने से काम नहीं चलेगा, गेट में और इससे ज्यादा डेप्थ में आती है चीजें, ठीक है ना। तो देयर आर 3 प्रोसेसेस, बैच, फेड बैच एंड कंटीन्यूअस। तो एक होता है बैच, एक होता है फेड बैच, और एक होता है कंटीन्यूअस। आप लोग सोचते होंगे, कई बार देखते होंगे कि कई सारी कोचिंग्स जो है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बोलते हैं कि ये बैच पढ़िए, और वो बैच शुरू हो रहा है इस डेट से और खत्म हो रहा है इस डेट को, फिर नया बैच आएगा, फिर नया बैच, हर बार एक नया बैच आता है। बैच का मतलब है कि एक बार बच्चों का एडमिशन हो गया और एक बार वो बच्चे पढ़ के निकल गए, दैट काइंड ऑफ बैचेस, ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है ना कि एक बैच शुरू हो रहा है, मान लेते हैं 1 दिसंबर से, 1 जनवरी से, फिर वो 1 जून तक चलेगा या 1 जुलाई तक चलेगा, ऐसे बैचेस होते हैं। तो ये बैच जो होता है वो आपका एक बार फॉर्म होगा और एक बार हट जाएगा, बात खत्म। बीच में कोई जो है, जैसे ऑनलाइन की बात छोड़ दो, ऑनलाइन में तो बैचेस का मतलब कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन का बैचेस का मतलब सिर्फ नाम चल रहा है। ऑनलाइन में जो है ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में बीच में भी एडमिशन होते रहते हैं। ये ऑफलाइन की बात की रही है, एक बार बैच बना और एक बार जो है, ठीक है ना। तो इन द मान लेते हैं कि मेरे पास रिएक्टर है, तो इसमें जो हम सबस्ट्रेट इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट इनपुट करेंगे, ये सबस्ट्रेट ही जो है वो आपका क्या होता है, एक बार इनपुट करेंगे, मतलब सारा का सारा रिएक्टर में आपने पूरा सबस्ट्रेट डाल दिया, वन टाइम इनपुट। आपने क्या कर दिया, वन टाइम इनपुट कर दिया। अब इसके साथ साथ ऑब्वियस बात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनोकुलम तो रखेंगे रखेंगे, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा, है ना। तो देयर इज अ मैकेनिज्म, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में, और इस प्रोडक्ट को जो है आप बाहर निकालेंगे वन टाइम आउटपुट करके। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबस्ट्रेट के साथ आपने रख दिया, मान लेते ग्लूकोज देके छोड़ दिया, और बाद में जब वो एथेनॉल बन गया होगा तो पूरा का पूरा एथेनॉल निकाल लिया। ये कहानी, एक बार इनपुट और एक बार आउटपुट, ना बीच में कोई छटखानी नहीं करेगी, थोड़ा थोड़ा इनपुट डाल रहे, थोड़ा थोड़ा आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रिएक्टर में जैसे कि होता है ना, कुकर में चावल बनाते तो पूरा चावल और वो डाल के बंद कर दिया, फिर सीटी लगा दी और फिर चावल बन गया, तब आप खोलते, मतलब बीच में कोई छटखानी नहीं, एक बार इनपुट कर दिया और एक बार आउटपुट, एक ही बात, ठीक है। अब दूसरी बार आपको बनाने के लिए फिर दूसरा बैच तैयार करना पड़ेगा, मतलब आप आउटपुट निकालेंगे तो पूरा रिएक्टर खाली होगा, तो इसको फिर से क्लीनिंग करके फिर से वापस नया सबस्ट्रेट, नया अगर आपको नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना है तो आप जो है उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो मतलब क्लीनिंग कर सकते हैं। वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करना है तो क्लीनिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कंटामिनेशन होने के चांसेस है नहीं, तो आप उसी को यूज करिए, फिर एक बैच की तरह रखिए, फिर निकाल दीजिए। ये बैचेस में चल रहा है, एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, एक बार इनपुट आउटपुट, एक बार इनपुट आउटपुट, एक बार इनपुट आउट, ऐसे चल रहा है रोज रोज। बट इट इज लाइक अ फेड बैच। यहाँ पे फेड बैच क्या है, फेड बैच दो तरीके के होते हैं, याद रखिए कई लोग जो है इस चीज को नहीं बताते हैं, लेकिन फेड बैच दो तरीके के होते हैं। दो तरीके का क्या है, फेड बैच में एक चीज फिक्स रहेगी और दूसरा जो है कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है ना। फेड बैच में एक चीज जो है, एक फेड बैच होता है और फेड बैच में ही एक होता है प्रोडक्ट बैच। दिस आर टू टर्म्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ कि एक्चुअली फेड बैच इज अ टाइप ऑफ सेमी बैच। ये फेड बैच क्या होता है, सेमी, सेमी का मतलब आधा, सेमी बैच का ये टाइप है फेड बैच। और इसी का एक और टाइप होता है प्रोडक्ट बैच। क्या होता है, प्रोडक्ट बैच, ये होता है सेमी बैच, प्रोडक्ट बैच। अब
इन द फेड बैच और इन द सेमी बैच इसमें क्या कंडीशंस बन रहे होते हैं? फेड बैच, फेड का मतलब होता है सबस्ट्रेट, ठीक है ना? फेड का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट। तो फेड बैच में कई बार क्या होता है कि ये दोनों क्यों ऑपरेट होते हैं ये भी मैं बात करूंगा, डोंट वरी। प्रोडक्ट बैच और फेड बैच में फेड का मतलब है सबस्ट्रेट। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप इनको इनपुट करते हैं तो इनको अगर अचानक से पूरा का पूरा खाना दे दो तो एक्सेसिव सबस्ट्रेट देके एक सबस्ट्रेट इनहिबिशन का प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है कि इन द फेड बैच प्रोसेस एक्चुअली में व्हेन देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जब आप ऐड ऑन कर देते हो तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो जाता है। इस चीज को बचाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं। जैसे कुछ लोग इतने भुक्कड़ होते हैं कि उनके टेबल पे 10 रोटी दे दोगे, 20 रोटी दे दोगे तो 20 खा जाएगा, ये नहीं सोचेगा थोड़ा थोड़ा खाना है, उसकी तबीयत खराब। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होता है, जितना मिलेगा ठूसते जाओ। तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन का मतलब उसकी डेथ होने लगती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम सबस्ट्रेट को पूरे सबस्ट्रेट को एक बार में देने की बजाय थोड़ा थोड़ा देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जो इनपुट है, जो आईपी का मतलब होता है इनपुट, इनपुट जो है वो विथ टाइम, एक बार नहीं कर रहे हैं, विथ टाइम इंटरवल आप फेड कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में टाइम इंटरवल में फेड कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा दे दिया, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट एक ही बार में निकलेगा। जब फाइनल प्रोडक्ट बन चुका होगा तो आउटपुट जो है वो वन टाइम ही होगा। यानी आपने यहाँ पे आधा बैच किया हुआ है। आधा बैच का मतलब अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट को देखें तो उसमें से एक चीज को आपने कंटिन्यूअस किया है और एक को अभी भी बैच फॉर्म में, मतलब एक काम पे रखा है ना? इनपुट विद इंटरवल का मतलब इनपुट कंटिन्यूअस है, धीरे धीरे चल रहा है, राइट? थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और चल रहा है, धीरे धीरे आप ऐड कर रहे हैं सर्टेन टाइम इंटरवल, लेकिन आउटपुट एक ही बार है, जैसा कि बैच में हो रहा था। और एक ही चीज को बैच में रखा है, या तो प्रोडक्ट को आउटपुट को रखिए या तो सबस्ट्रेट इनपुट को रखिए। एक ही को रख रहे हैं यानी आधे को रख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी बैच। यहाँ पे प्रोडक्ट को वन टाइम रखे हैं, फेड यानी सबस्ट्रेट को कंटिन्यूअस रखे हैं, तो इसी वजह से ये फेड बैच है। फेड इज कंटिन्यूअस एंड प्रोडक्ट इज अ बैच, फेड बैच। यहाँ पे प्रोडक्ट शुड बी कंटिन्यूअस एंड द सबस्ट्रेट शुड बी बैच। एक बार फिर से समझिएगा, फेड बैच के केसेस तब ऑपरेट होते हैं जब देयर इज अ सबस्ट्रेट इनहिबिशन प्रोसेस। क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो रहा हो। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में सबस्ट्रेट दे दें और सबस्ट्रेट दे देने की मदद वजह से जो है क्या होता है, माइक्रो का इनहिबिशन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम सबस्ट्रेट को धीरे धीरे कंटीन्यूअस मैनर में ऐड ऑन करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हम तभी निकालते हैं जब पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फेड बैच। इसमें फेड यानी कि फीडिंग का जो प्रोसेस है, फीड करने का जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे कंटीन्यूअस हो रहा है और प्रोडक्ट को आउटपुट करने का जो प्रोसेस है वो वन टाइम है। एक प्रोसेस वन टाइम है और एक कंटीन्यूअस है, इसीलिए ऐसे कंडीशन को सेमी बैच में रखते हैं, क्योंकि सेमी में भी फीड करना कंटीन्यूअस है, इसलिए इसको बोलते हैं फेड बैच। अब सेम कंडीशन हो सकता है प्रोडक्ट इनहिबिशन के लिए। हो सकता है कि किसी केसेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि माइक्रोब को किल कर रहा है। मान लो कि आप एक एंटीबायोटिक बनाना चाह रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, वो एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा बन जाएगा तो उसी पैथोजन को पता लगा उसी माइक्रो को इनहिबिट कर देगा जिससे आप सिंथेसाइज करवा रहे हो। आप चाहते हैं कि लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करूं, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो वो पता लगा पैथोजन को इनहिबिट करने लगा। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो ये प्रोडक्ट इसी को फीडबैक इनहिबिट कर सकता है कि नहीं? दिस अ प्रोसेस दैट इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। सुना होगा आपने? अब फीडबैक इनहिबिशन कर देगा तो फिर आप चाहते थे कि लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना और माइक्रो भी इनहिबिट हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा और आप नहीं चाहते कि प्रोडक्शन मेरा कम हो। प्रोडक्शन को हम ऑप्टिमाइज करें, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एंड इसी वजह से अब यहाँ पे प्रोडक्शन का जो आउटपुट है या प्रोडक्ट का जो आउटपुट है इसको आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस करेंगे, धीरे धीरे निकालते रहिए। जो प्रोडक्ट बन रहा है थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालते रहिए ताकि प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन ना हो पाए, और जब प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ही नहीं होगा तो वो इनहिबिशन कॉज ही नहीं करेगा कंटिन्यूअस मैनर में। लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब सबस्ट्रेट से प्रॉब्लम नहीं थी तो हम सबस्ट्रेट को वन टाइम इनपुट पे रख सकते हैं। तो सबस्ट्रेट को हम क्या कर सकते हैं? वन टाइम इनपुट पे रख सकते हैं। एक ही बार में सारे सबस्ट्रेट को इनपुट कर दीजिए और प्रोडक्ट को धीरे धीरे कंटिन्यूअस मैनर में लेके जाइए। यहाँ पे भी सेमी बैच ही है, लेकिन प्रोडक्ट इस कंटिन्यूअस मैनर में आउटपुट की तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम प्रोडक्ट बैच बोलते हैं। लोग हमेशा सेमी बैच पढ़ते ही नहीं है, बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं और उसमें सिर्फ उठा के ये पढ़ते हैं फेड बैच, फेड बैच, फेड बैच। जबकि सेमी बैच में प्रोडक्ट बैच भी एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना चाहिए, बहुत सारे बुक्स में मेंशन नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, राइट? तो आपको सेमी बैच का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जहां पे या तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो रहा है तो फेड बैच फॉलो करेंगे, और अगर प्रोडक्ट इनहिबिशन हो रहा है तो प्रोडक्ट बैच फॉलो करेंगे। ठीक है, ये चीज चल रही। जब ये दोनों नहीं था तो हम बैच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इट्स लाइक ऑनलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे कि आपके बीच बीच में अभी मैं कोई बैच शुरू कर दिया था कि बेटा बायो क्रैकर जुड़ो, बीच बीच में आता रहेगा। शुरुआत किसी बैच की होगी या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स की शुरुआत जुलाई से हो रही है, अगस्त में भी आके बोलेंगे सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग्स कैसे देखें, नोट्स, वो बीच बीच में भी थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन सभी के सभी जैसे कोर्स खत्म होगा वो खत्म होगा, मतलब उसके बाद वो कोर्स खत्म तो सभी के लिए खत्म, आउटपुट एक ही बार में निकल गया। एक्जैक्टली विद प्रोडक्ट बैच। प्रोडक्ट बैच जो है ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका का मतलब ये है कि जैसे क्लास में कई लोग एक बार एंट्री कर गए, अब इसके बाद धीरे धीरे सब निकल रहा है। जिसको 1 घंटे पढ़ना तो 1 घंटे पढ़ के निकल रहा है, जिसको 2 घंटे पढ़ के 2 घंटे, जिसको नहीं पढ़ना तो वो निकल रहा है, जिसको कहीं और जाना तो वो जा रहा है। एंट्री तो सभी ने एक साथ कर ली कि मेरे सी की क्लासेस में मजा आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे निकल रहा है पीछे से, तो आउटपुट यहाँ पे कंटिन्यूअस है लेकिन इनपुट एक बार होती है। ठीक है, अब कई ऐसी चीजें होती है जैसे यूट्यूब सेशंस। अब यूट्यूब सेशंस में कोई क्लास लेते हो तो उसमें बच्चा आता भी है और जाता भी है कंटिन्यूअस मैनर में, है ना? कंटिन्यूअस मैनर। अब अगर फर्मेंटेशन पर्सपेक्टिव से बात करो तो फर्मेंटेशन पर्सपेक्टिव से मतलब ये है कि जहां पे सबस्ट्रेट इनहिबिशन और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनहिबिशन पॉसिबल हो, दोनों, है ना? गिव मी अ सेकंड, किसी ने जो है दरवाजे पे दस्तक दी। चलिए, तो कंटिन्यूअस के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो कंटिन्यूअस क्या है भैया? कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस इनपुट और कंटिन्यूअस आउटपुट, दोनों ही जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। एक तरफ से इनपुट भी कंटिन्यूअस हो रहा है और एक तरफ से आउटपुट हो रहा है। ज्यादातर वो केसेस जैसे कि आपके प्रोबायोटिक्स वाला केस सुना होगा आपने, या कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक तरफ से जो है इनपुट जा रहा है और दूसरी तरफ से जो आउटपुट भी निकल रहा है, वो ऐसे कई सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जिनमें कंटिन्यूअस आउटपुट और कंटिन्यूअस इनपुट दोनों बरकरार चलता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स वगैरह के लिए सेमी बैच वगैरह चलते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बैच में भी चलते हैं। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस इनपुट है। कंटिन्यूअस इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी प्रोसेस को रन करना हो विदाउट एनी वेरिएशन, क्योंकि बैच टू बैच में हमेशा वेरिएशन पॉसिबल है। इस बैच के बच्चे अलग है, उस बैच के बच्चे अलग है, और क्लासेस में पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। इट्स मीन टू से, अगर सोचिए मैंने एक प्लेट बनाया, सॉलिड स्टेट या फर्मेंटेशन एक मीडियम बनाया, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट बनाया होगा ये बनाते वक्त पहले बैच में हो सकता है अलग हो, दूसरे बैच में थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो जाए। हैंडलिंग एरर पॉसिबल है क्योंकि हर बैच में बैच टू बैच वेरिएशन आ सकता है यहाँ पे, और इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें अंतर आते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं है,
सेम इन्वायरमेंट सेम कंडीशन चल रहा है कंटिन्यूअस, तो जो आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है वो मोस्टली कांस्टेंट मिलती है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन यूज कंटीन्यूअस रिएक्टर एज वेल फॉर वेयर कंटीन्यूअस प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। कंटीन्यूअस रिएक्टर्स जो है वो दो टर्म में डिवाइड होते हैं, कीमोस्टैट एंड टर्बिडोस्टैट। देखो मैं काइनेटिक्स की यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ने जाओगे तो बुद्धि हिल जाएगी, आप लोग वैसे ही ले पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, अभी कीमोस्टेट और टर्बिडोस्टेट क्या है? अब इस रिएक्शन में जब आप कंटीन्यूअस इनपुट और कंटीन्यूअस आउटपुट कर रहे हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कैसे पता करेंगे? या तो वो किसी केमिकल कंपोनेंट से पता करें, या तो टर्बिडिटी से पता करें। टर्बिडिटी क्या होती है भैया? टर्बिडिटी जैसे है कि अगर आप देखेंगे कई सारे सॉल्यूशंस बहुत टर्बिड होते हैं। टर्बिड का मतलब हेजीनेस, उसमें जो ब्लर या कंडीशन, यस। जब ट्रांसपेरेंट होगा इसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं है ना। जब पूरा का पूरा मीडिया ट्रांसपेरेंट है मतलब कोई ग्रोथ नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे टर्बिडिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे उसमें हेजीनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका ग्रोथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ग्रोथ होगा उतना ही टर्बिडिटी बढ़ती चली जाएगी। माइक्रोबियल ग्रोथ इतना। सिमिलर केसेस केमिकल के साथ, लेकिन यहाँ पे आप अमीनो एसिड को एस्टिमेट करते हैं, या आप शुगर को एस्टिमेट करते हैं, या एंजाइम को एस्टिमेट, इन सबको मेजर करके जो है चेक करते हैं कि जैसे आप सबस्ट्रेट आपने जो ऐड किया वो थ्रू आउट द रिएक्शन तो उतना ही रहेगा नहीं। सबस्ट्रेट जो आपने ऐड किया था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना चाहिए ना, वो बताएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो आप सबस्ट्रेट को, प्रोडक्ट को, एंजाइम को, सेल को, इन सबको मेजर करते हैं, तो ये कंडीशन क्या आता है? ये कीमोस्टैट में आता है। जब आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट या इन सब की बात करते हैं, और जब आप टर्बिडिटी की बात करते हैं, जहाँ पे ओडी लेते हैं, टर्बिडिटी लेते हैं, तो टर्बिडिटी कितनी है वो आपको टर्बिडोस्टैट में आता है। तो ये बस मेजर करने का तरीका है कि आप यहाँ पे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रहा है उसके ग्रोथ को, उसके प्रोग्रेस को किस बेसिस पे चेक करना चाहते हैं। क्या सबस्ट्रेट के कंजम्पशन पे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे, या इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हेजीनेस पे, टर्बिडिटी पे। तो टर्बिडिटी तो देख के भी ऑलमोस्ट आइडिया लगता है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बट कितनी हो रही है तब आप टेस्ट करते हैं। बट आपको देखते ही पता चलेगा कि हाँ मेरा माइक्रो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वो चीज पता चल जाती है। और अगर बार बार एक ही रिएक्टर पे आप कई सालों से काम करेंगे तो आप उसकी टर्बिडिटी देख के बता दोगे कि ऑलमोस्ट कितना बायोमास होगा इसमें। जैसे अब कोई पीएचडी वाला पर्सन, जैसे मैं किसी कल्चर पे काम कर रहा हूं ग्रोथ पे, तो मैं ऑलमोस्ट ग्रोथ देख के बता सकता हूं, टर्बिडिटी देख के बता सकता हूं सिर्फ बाहर से कि इसमें कितना बायोमास होगा, कितनी ओडी आएगी लगभग लगभग। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस पे काम करते हैं, ठीक है। मैं अपने कल्चर का बता सकता हूं, नॉट फॉर एवरी कल्चर। मैं जिस कल्चर पे, जिस माइक्रो एल्गल फ्लोरा पे काम करता हूं, या माइक्रो एल्गल जितने भी कल्चर से, आप मेरे पास टर्बिडिटी लेके आके बताओगे। इवन कई सारे रिएक्शंस होते हैं जैसे कि डीएनए से रिएजेंट है, ठीक है ना, और डीएनए से रिएजेंट्स आपके है लोरीज मेथड, इन सब मेथड्स में आप सिर्फ अपने अननोन सैंपल का कलर लेके आओगे तो भी मैं बता दूंगा इसमें कितना प्रोटीन कितना ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो वो सब काम इतना कर रखे कि देखिए आइडिया लग जाता है कि कितना जो है होना चाहिए। वो आप करते करते आपको भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को अच्छा रखोगे तब, सिर्फ घोंघा बसंत की तरह खाली पेपर लिखने में बैठे रहोगे तो ये स्किल कम आएगी, ठीक है ना। क्योंकि गाइड ने बोला बैठ कर रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर लिखो। और आजकल पेपर ही सब कुछ है, मुझे भी फील होता है। इसलिए मैं स्किल पे घोंघा बसंत मैं भी बनने जा रहा हूँ, मैं भी बैठ के पेपर लिखने की कोशिश करूँ। कोई भी पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर जब बात करते हैं तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम की जरूरत पड़ती है। कल्चर मीडियम वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ब्रो। दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग सिनेरियो। तो आप जैसे ही लैब में घुसोगे, आपका शुरुआत पेपर से होगा और अंत पेपर से होगा, ठीक है। आपके कितने पेपर पब्लिश है? 0। पीएचडी करने के लिए पेपर चाहिए 2, और मैं सिर्फ ये 2 पब्लिश करूंगा, इसके अलावा कोई पब्लिश भी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पेपर में इंटरेस्ट नहीं है। पेपर से लोग क्वालिटी जज करते हैं, लेकिन जब आप पहुंचोगे अपने डिपार्टमेंट में या अपने चीज़ों में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पेपर पब्लिश कैसे होता है। एंड अगर किसी के पेपर में इतना ही दम होता, हर कोई अपने पेपर में क्लेम कर रहा होता है इतना अच्छा किया, उतना अच्छा किया, उतना किया, लेकिन अगर पेपर में किसी की इतना ही दम होता तो इंडिया की आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती। हर एक तो फिर टेक्नोलॉजी है कहाँ? कितने ऐसे पेपर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, या कितने ऐसे पेपर जिनका रिजल्ट या जिनका काम जो है लेके कोई स्टार्टअप या कोई इवन वो खुद जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आप ही का पेपर 4 साल बाद समोसा लपेट के खाओगे उसी पेपर में, जिसके लिए पीएचडी में मरोगे, ठीक है ना। तो अप्लीकेबिलिटी नहीं है। और पेपर के पीछे लोग इसलिए पड़े क्योंकि उसी से सब कुछ होना है। जिस दिन उसकी वैल्यू कम कर दी जाएगी लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, उस दिन अपने आप पेपर के पीछे हो जाएगा, क्योंकि पेपर से ही सबका चलने वाला है। पीएचडी स्टूडेंट्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का, उसके आगे जितने भी प्रमोशंस होते हैं सब कुछ पेपर्स पे डिपेंड करता है। यही आपको करवाते हैं, द मोर पेपर्स यू हैव द मोर रिकॉग्निशन यू विल हैव। आपके 12 पेपर है, आपका टैलेंट माना जाएगा। आपके एक पेपर नहीं है, आप बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। तो ये हमेशा रहता है, इसलिए पेपर लिखना शुरू कर देना। आप भले माने या ना माने, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पेपर पे काम करना, क्योंकि उसी से आपकी वर्थ है और वैल्यू से। चलो कल्चर मीडियम पे बात करते हैं। समय के साथ चलना पड़ता है। आप क्यों नहीं लिखते? मुझे इतना ज्ञान नहीं था, है ना। मुझे जो है ये ज्ञान की प्राप्ति काफ़ी देर बाद हुई, सही मार्गदर्शन बाद में मिला मुझे, तो मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। आप भी उसी मार्ग पे चलिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन इस चीज़ से बहुत अलग है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं सस्टेनेबिलिटी में बात करता हूँ, अप्लीकेबिलिटी में बात करता हूँ। अगर आप कुछ करो तो वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए, उसका एप्लीकेशन, उस रिसर्च का। विदाउट एप्लीकेशन देयर इज नो वैल्यू ऑफ रिसर्च। अगर उस रिसर्च का कोई एप्लीकेशन नहीं है तो क्या को कर रहे हो भाई? सिलेबस बढ़ेगा उससे सिर्फ बच्चों का। आप ड्रोसोफिला में एक और जीन खोज लोगे तो ड्रोसोफिला की जीन खोजने से आपका कोई सस्टेनेबिलिटी, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ सिलेबस बढ़ेगा कि ये जीन ये काम करता है, आपकी सिलेबस में आएगा, ठीक है ना। सर टॉपिक्स मैं क्यों गाइड करूँ? और मेरी टॉपिक सिलेक्शन से गाइड करने से थोड़ी होगा। वो जो आपका प्रोजेक्ट गाइड बनेगा, जो आपका गाइड बनेगा पीएचडी गाइड, वो आपको बताएगा टॉपिक क्या है।
इंडिया में 90% यही होता है, स्टूडेंट का टॉपिक थोड़ी सेलेक्ट किया जाता है। आप लोग खाली मरते रहते हो एसओपी बनाना, रिसर्च प्रपोजल बनाना। जब आप जाओगे पीएचडी करने तो ये आपका एसओपी से साइड में पड़ा रहेगा, ये सिर्फ इंटरव्यू तक काम देगा। और इंटरव्यू में वो टॉपिक से तुम्हें मतलब ही नहीं होता है एसओपी का, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको लिखने का स्किल है कि नहीं है, क्योंकि उन्हें पेपर से मतलब होता है। और एसओपी लिखवा के बस वो जानना चाहते हैं कि डू यू हैव राइटिंग स्किल और नॉट। उन्हें टॉपिक से मतलब होता है एसओपी के। बहुत 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पे काम करता है, वो तभी हो पाता है जब गाइड एग्री कर रहा हो। नहीं तो 90% केसेस में जो है, 80 टू 90% केसेस में गाइड ही बताता है कि ये टॉपिक है, क्योंकि उसी टॉपिक पे काम करना है, क्योंकि गाइड उसी फील्ड में होता है। अगर गाइड जो है वो वेस्ट वाटर के फील्ड में है तो आप उसी टॉपिक पे काम करवाएगा। अगर वो बायोमेडिसिन के, अगर वो बायोसेंसर के फील्ड में तो उसी से कराएगा, टिश्यू कल्चर के फील्ड में तो उसी से कराएगा, कैंसर का फील्ड है तो उसी से कराएगा। आप कैंसर के फील्ड के गाइड के पास जाके बोलो मुझे बायोमेडिसिन पे काम करना है, तो करेगा ही नहीं, करवाएगा ही नहीं, तो वो बोलेगा अपना गाइड चेंज करो, है ना? क्योंकि टिश्यू इंजीनियरिंग वाला या कैंसर वाला साइंटिस्ट का बायोमेडिसिन में काम करके कोई ग्रोथ नहीं होना है, क्योंकि वो अपना स्किल, अपनी डिग्री उसी में आगे बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हर एक को एक पर्टिकुलर पर्सन की स्पेशलाइजेशन के साथ आगे बढ़ता है। और अगर आप उस पर्सन की स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आइडिया लेके जाओगे तो आपको शायद अलाउ करते हैं। मान लो मैं एक बायोसेंसर का प्रोफेसर है, अगर आपके पास बायोसेंसर से रिलेटेड कोई आइडिया है तो शायद वो अलाउ करे कि हाँ चलो मेरे जैसा ही काम है, मेरे फील्ड का है तो करो। अगर आप उसके लीग से हट के लेके जाओगे तो कभी कोई गाइड अलाउ नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही हायर पोस्ट पे, मतलब प्रोफेसर हो और सीनियर प्रोफेसर हो, क्योंकि उन्हें पेपर से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है। जितने भी न्यू प्रोफेसर होते हैं उन्हें पेपर से मतलब होता है, सीनियर प्रोफेसर को काम से मतलब होता है। ये दो बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं। अगर आपको पेपर ज्यादा चाहिए तो आप यंग प्रोफेसर्स को गाइड चूज करो, जो असिस्टेंट है, एसोसिएट है, दे विल हेल्प यू इन लॉट्स ऑफ पेपर्स। वो आपको पेपर के लिए एकदम पागल रखेंगे और आपके पेपर्स भी आएंगे। बट इफ यू वांट अ क्वालिटी रिसर्च यू हैव टू चूज सीनियर प्रोफेसर्स, वो आपको काम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना? सो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। बट अगर इतना इन्वेंशन और इतना रिसर्च इंडिया में हर साल हो रहा है, 1600 से 2000 पेपर छप रहा है भाई साहब, इतना टेक्निक इतना हो रहा है, तो बताओ यूएसए और यूके या सारे जो काम है वो यूएसए में क्यों हो रहा है? सारे नोबेल प्राइज इधर ही क्यों जा रहे हैं? सारे लोग क्यों जा रहे हैं? इंडिया में जो 1600 से 2000 पेपर होते हैं, इवन जितनी भी चीजें सब रिप्लिकेट होता है, सब निकल रखा है और वही हम दूसरे तरीके से दूसरी चीजों पे करके कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहा है फिर टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च? 12 इम्पैक्ट फैक्टर हो, 15 इम्पैक्ट फैक्टर हो, 50 फैक्टर हो, एल्सेवियर का हो, स्प्रेंजर का हो, नेचर का पेपर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेबिलिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, फॉरेन में इससे भी बुरा हाल है भाई। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रोटोकॉल वगैरह चेंज करके काम नहीं कर सकते हो, फॉरेन में प्रोटोकॉल भी आपका गाइड बताएगा, यही रिएजेंट और इतने इतने अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, वो गाइड ही बताएगा, वो भी आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना और रिजल्ट लाके देना। जो फॉरेन में कभी उनसे बात करो जाके, ये मेरे गाइड कौन है क्या है, ये सब बात यहाँ पे है ही नहीं। बात इतनी सी, जब भी पीएचडी करो तो मन से करो और पेपर का ध्यान रखना, क्योंकि आप इंडिया में हैं, आप मेरी तरह हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा। नहीं, आखिर में फिर ये समझ में आएगा कि यार आपके आपसे पीछे वाले लोग या आपके साथ वाले लोग आपसे आगे निकल गए और आप अभी तक वहीं बैठ के पड़े। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है, मैं सोचा यार छोड़ो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, पेपर क्या होता है ना? लेकिन बाद में पता चला नहीं, पेपर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर की सही पीएचडी होनी है। चलो कम बैक टू द टॉपिक, वापस आ जाओ। सर आप हीरो बन नहीं रहे हैं, आप हीरो ही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नाइस बटरिंग। आई विल यूज दिस बटर ऑन ब्रेड एंड आई विल हैव ब्रेकफास्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। मीडियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बात कर रहे थे, दैट वी कैन यूज द बैच कल्चर, ठीक है ना? सेमी बैच एंड कॉन्टिन्यूअस। देखो मेरे बारे में कोई भी बात करने से के लिए आप पर्सनली मेरे से बाद में बात कर लेना, फिलहाल के लिए बात करते हैं फर्मेंटेशन पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है और उसके पीछे कई रीजन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द सम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है कल्चर मीडिया में जो माइक्रोब को चाहिए, ठीक है ना? यूजीसी ने चेंज किया है, सीएसआईआर ने नहीं और आईआईटी ने नहीं, कि पेपर के बिना पीएचडी हो जाएगा। तो अभी तक जो लोग रिसर्च कर रहा था ना पेपर के लिए, वो भी नहीं करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर जब बात कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए। मैक्रो का मतलब ज्यादा, ऐसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दे रिक्वायर इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है ना? वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए पेपर वेपर, जब पीएचडी में जाएंगे तब देखिएगा, तब आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलरली मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर जब बात करते हैं, रिक्वायर्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस। हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो है आपको रिक्वायर करता है क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस। ये कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका जो रिक्वायरमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन, इनका जो रिक्वायरमेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। ठीक है, नाउ जरा समझने की कोशिश करिएगा कि जब हमें कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए तो उसका ज्यादातर यूज एनर्जी जनरेशन के लिए होगा, जैसे कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में आप ग्लूकोज यूज करिए, सुक्रोज यूज करिए, लैक्टोज यूज करिए, ज्यादातर यूज है एनर्जी जनरेशन। नाइट्रोजन सोर्स के लिए आप ज्यादातर यूज करते हैं अमीनो एसिड्स को, जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस या और भी पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, उन सभी चीजों के लिए यूज होता है। मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड ऑक्सीजन सोर्स, अगर वो ऑक्सीजनिक है, एरोबिक है, तब ऑक्सीजन सोर्स का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये इनकी अमाउंट या इनका जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है वो लो होता है। जैसे मेटल्स है, मेटल्स में जैसे आयरन, जिंक, कोबाल्ट, ट्रेस एलिमेंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, अटैचमेंट प्रोटीन्स, ये कुछ ऐसे प्रोटीन जिनके कंसंट्रेशन बहुत ही कम चाहिए होता है, ये ग्रोथ के लिए जो है आपको। तो ज्यादातर अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली माइक्रो के पर्सपेक्टिव से, तो वी रिक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए। मैक्रो में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे होते हैं, और माइक्रो में जो है यहाँ पे मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड सम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्मेंटेशंस कुछ इस तरीके के रिएक्टर्स में ऑपरेट किया जाता है, जिसको हम फर्मेंटर या बायो रिएक्टर के नाम से जानते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ इसका डायग्राम ऐसे भी नजर आता है, ओरिजिनल डायग्राम, जो बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, जिसमें कई सारे पोर्ट्स आप देखने को मिलेंगे। अब इसकी पूरी अपनी स्टडीज होती है, ठीक है। और ज्यादातर बायो रिएक्टर्स में जो है दो लेवल पे फ्लोर डिजाइन होता है। जब बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं, एक नीचे के लेवल पे यहाँ पे एक फ्लोर होगा और एक फ्लोर यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई भी चीज इनपुट करनी है, स्टडी करनी है, सेंसर को इनकॉर्पोरेट करना है। कि किसी भी पाथवे में क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ सेंसर चाहिए, कुछ जो है पीएच को मेजर करने के लिए चाहिए, कुछ और भी चीजों को टर्बिडिटी मेजर करने के लिए। तो वो सेंसर जो है वो आप इस फ्लोर को डिजाइन नहीं करेंगे तो इनकॉर्पोरेट कहाँ से करेंगे? रिएक्टर के ऊपर खुद चढ़ के बंदर की तरह। तो आप देखो एक फ्लोर यहाँ पे डिजाइन है,
ये देख, इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसका जितने सारे पोर्ट है वो आपके यहाँ से दिख रहा है, ताकि कोई भी पर्सन आके यहाँ से अपनी स्टडीज कर सकता है, देख सकता है, कुछ भी गड़बड़ हुआ, नोब को बंद करना हुआ, क्लोज कर ऑन करना हुआ, वो सारी चीजें हो सकती है। और एक फ्लो यहाँ पे होगा, इन दोनों फ्लोर्स में काफी हाइट होता है, आराम से जो है लगभग जैसे एक रूम के बराबर होते हैं बड़े बड़े रिएक्टर से, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस फेजेस जब हमें आउटपुट करना है, कुछ करना है, तो वहां से ये चीजें निकाली जाती है। सो अगर आप पूरे के पूरे कंडीशन में देखें तो क्या क्या चीज चल रही होगी पूरा का पूरा, अगर फर्मेंटेशन में फर्मेंटर को आप देखेंगे, फर्मेंटर में कुछ इस तरीके के प्रोसेस होते हैं, इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनका मतलब होता है। एक तो यहाँ पे मोटर होगा, और मोटर से ऐसे शाफ्ट जो है वो आपके रिएक्टर में अवेलेबल होगा। इस शाफ्ट से जो है कुछ आपके इम्पेलर्स इम्पेलर्स जो होते हैं वो अटैच होंगे, लाइक दिस वन। इम्पेलर्स आर ब्लेड, इम्पेलर्स आर द ब्लेड्स, वो क्या होते हैं, ब्लेड्स के जैसे होते हैं, ठीक है। तो पत्ते जैसे होते हैं, वो घूमते हैं तो पूरा का पूरा मिक्स करने के लिए जाना जाता है। तो ये मोटर ये मोटर है, और कैसा मोटर है, रोटरी मोटर जो रोटेट करेगा इस तरीके से। ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे जो है ये आपके इम्पेलर्स है, ठीक है। Okay. ये है। इसके अलावा रिएक्टर रिएक्टर का एक खुद का अपना डायमीटर होगा। अब रिएक्टर में इन सबके अलावा जो है देयर इज इनलेट पोर्ट। रिएक्टर में क्या होगा, एक इनलेट पोर्ट होगा जहां से चीजें इनपुट की जाएंगी, इनलेट है। और सिमिलरली इसके पास क्या होगा, एक आउटलेट होगा जहां से चीजें बाहर निकलेंगी, आउटलेट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास कई सारे सेंसर्स होंगे, कई सारे जो है सेंसर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स, पीएच सेंसर्स, ठीक है ना, पीएच, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, ये सारे सेंसर जो है रिएक्टर में होते हैं, सो दैट कि मेजर कर सके। इसी जो आप पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं शाफ्ट होता है इंपेलर का, इसी शाफ्ट पे ऊपर की साइड पे जो है एक और ब्लेड रखा जाता है, लाइक दिस वन। इसको हम बोलते हैं फोम ब्रेकर्स। फोम ब्रेक करता है, फोम याद है, जब दाल कभी बनाओ तो दाल में देखोगे तो झाग आ जाता है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन। जो झाग बनते हैं ना, झाग जो फोम बनता है प्रोटीन से बनता है, इसलिए कभी चावल में आपको बहुत ज्यादा झाग नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोटीन दाल में मिलेगा। और उसके लिए क्या करते हैं कि मम्मी एक बूंद तेल डाल देती है ना। झाग को हटाने के लिए क्या करते हैं, तेल का भी यूज करते हैं। तेल एक तरीके से एंटी फोम एजेंट है, ऑयल। तो जो फोम बनता है, जो झाग बनता है, वो एंटी फोम एजेंट क्या है, ऑयल। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं अपने कल्चर में। अगर आपको एंटी फोम एजेंट चाहिए तो सबसे सिंपल सा तरीका है ऑयल। अगर आपको नहीं पता है, आप दाल बनाते हो बार बार जो है बहुत ज्यादा झाग आता है कुकर में, तो आप क्या करिए, दाल बनाते वक्त ऊपर से 2-3 बूंद तेल डाल दीजिए, तो झाग बहुत कम बनेगा, ठीक है। तो जैसी चीज रिएक्टर में यूज करेगा, या तो ऑयल डाले या तो फोम ब्रेकर होता है। जब ये रोटेट करेगा साफ, तो ये फोम ब्रेकर भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, और ये जब रोटेट करेगा पूरा का पूरा, तो जितने फोम्स रहेंगे उनको क्या करेगा, वो तोड़ देगा। तो फोम को ये करता है। फोम क्यों तोड़ना जरूरी, तो ये फोम झाग जो है उठते उठते ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस सर्फेस पे। तो जो कंटामिनेशन है वो होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सर्फेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो वो कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबके अलावा जो है देयर इज सम ऑफ द कंट्रोलर्स, यहाँ पे कुछ जैकेट वगैरह होते हैं, अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देयर इज जैकेट। जैकेट का मतलब वाटर पास करने के लिए होता है ये। एक साइड पे जैकेट ये इधर होगा, और एक जैकेट इधर। यहाँ पे एक्चुअली में वाटर पासिंग जैकेट्स होते हैं। जब भी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो कम करने के लिए ठंडा पानी से भेजा जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो ज्यादा करने के लिए हॉट वाटर, और अगर कम हुआ तो ज्यादा करने के लिए हॉट वाटर, और ज्यादा हुआ तो कम करने के लिए कोल्ड वाटर। रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर अंदर कैसा है उसी के हिसाब से हीट ट्रांसफर करवाने के लिए इस पे उस तरीके का वाटर भेजा जाता है। साथ में यहाँ पे कुछ अलग अलग पीएच वाले पोर्ट्स होंगे। अगर आपका एसिडिक कंडीशन है तो बेस को भेजा जाएगा, ठीक है ना। एसिड और बेस के पोर्ट होंगे, ताकि एसिड और बेस पीएच रेगुलेट करे अकॉर्डिंग टू द नीड, कि अगर बेसिक सिचुएशन एसिडिक बनाना है तो एसिड भेजेंगे, अगर बेसिक बनाना है तो बेस भेजेंगे। इन सबके अलावा देयर इज वन कंपोनेंट व्हिच इज नोन एज बैफल्स। बैफल्स क्या होता है और क्यों बनाते हैं बैफल्स? एक तो दिसंबर में ऐसी शादियां हो रही जैसे इसके बाद प्रलय आने वाला है। भाई साहब, मतलब रोज 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 एक ही मोहल्ले में 10-10 बारात निकल रही, बाकी तो छोड़ दो। कैटास्ट्रोफिक। और कमाल की बात है, वो लड़की जो कहती है कि मुझे शादी करनी नहीं, वो सबसे ज्यादा डांस करके स्टेज पे जा रही है, ठीक है ना। जो चिल्लाती रहती है जिंदगी भर की, मुझे शादी नहीं करनी, मम्मी पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, करियर नहीं देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नाचते हुए जा रही है स्टेज पे। उसको ज्यादा कुछ, ठीक है, चलता है। यहाँ पे जितने भी लोग बोलेंगे ना कि सर हमारी पढ़ाई के लिए वो हो रहा है, वही लोग जाते हैं नाचते हुए जाएगा, सर आप कब कर रहे हो, मेरी हो चुकी है। तो ये बैफल्स है। बैफल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वॉर्टेक्स क्या होता है, जैसे कभी कभी जब आप घुमाते हैं तो बीच में वॉर्टेक्स बनता है, आपने देखा होगा ना कि दिस लाइक नॉर्मली ऐसे ऐसे एक वर्टेक्स जैसा सिचुएशन बनता है। इस वर्टेक्स को तोड़ने के लिए, जिस बवंडर टाइप बिल्कुल, तो वो वर्टेक्स जो बनता है, घुमावदार कंडीशन बनता है, उसको तोड़ने के लिए जो है क्या किया जाता है, इसको बैफल्स को यूज करता है ताकि वर्टेक्स ना बने। तो इस तरीके से रिएक्टर में कई सारी चीजें होती है, जैसे आप देख रहे हैं थर्मल जैकेट्स है, रिएक्टर टैंक है। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ स्पार्जर एज वेल। जनरली बॉटम पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ होता है, इसमें होल्स होते हैं, और यहाँ से एयर पास किया जाता है। स्पार्जर, स्पार्जर से एयर का बबल निकलता है और ऊपर की तरफ मिक्स होता है। स्पार्जर इज फॉर एयरेशन, एयरेशन के लिए स्पार्जर होता है। बैफल्स प्रिवेंट वर्टेक्स फॉर्मेशन। इंपेलर्स मिक्सिंग, फोम ब्रेकर फोम को ब्रेक करने के लिए, इनलेट इनपुट डालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, थर्मल जैकेट ये जो है वाटर कंट्रोल करने के लिए, टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? और इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें यूज होती है इसमें। तो ये केसेस जब आप देख पा रहे होंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, मॉनिटर करने के लिए एजुकेशन सिस्टम से नॉलेज, बहुत सारी चीजें चल रही है। वही चीज यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये मोटर साफ्ट है जो रोटेट कर रहा होगा, इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट्स जो है आपको चलते हैं। इसमें हम 3 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं इसी पूरे रिएक्टर में, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, बैच हो सकता है, सेमी बैच हो सकता है, या कंटीन्यूअस हो सकता है। ये ऑपरेशन के मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हम जब भी बात करते हैं तो दीज आर 3 प्रोसेसेस इन रिएक्टर सिस्टम और फर्मेंटेशन सिस्टम। फर्मेंटेशन सिस्टम में जो है 3 स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एक अपस्ट्रीम, एक बायो प्रोसेस और एक डाउनस्ट्रीम। हमेशा जब भी हमारे पास रिएक्टर होता है, कुछ छोटे रिएक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे रिएक्टर्स भी होते हैं, आपने लैब में देखा होगा, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, जिसमें एक शाफ्ट होगा, रोटर या ऊपर या नीचे हो सकता है, रोटेट करेगा, फिर कई सारे पोर्ट्स वगैरह होंगे, और ग्रोथ इस तरीके से चल रही है। तो इस रिएक्टर में जब हम बात करेंगे कहीं पे भी, तो आपके पास 3 प्रोसेसेस होता है। एक होता है अपस्ट्रीम,
एक होता है बायो प्रोसेस और एक होता है डाउनस्ट्रीम। ये तीनों प्रोसेस मिलकर ही आपका पूरा कंप्लीट फर्मेंटेशन प्रोसेस बनता है। कंप्लीट फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाने के लिए आपकी एक रीजन चलती है। अपस्ट्रीम के ऊपर जब बात करते हैं तो अपस्ट्रीम का मतलब है कि रिएक्टर में डालने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। रिएक्टर में जो फर्मेंटेशन का मैकेनिज्म हो रहा है उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप स्टॉक कल्चर बनाएंगे, सेक फ्लास्क में तैयार करेंगे जिसमें बोला जाता है इनोकुलम का प्रिपरेशन करेंगे, मीडिया को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है ना, और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब इस रिएक्टर में काम करने के लिए अगर मैं समझाऊं, मेरे पास ये रिएक्टर है, इस रिएक्टर में आपको मीडिया करना है तो सबसे पहले आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए। अब सारा मीडिया जो है वो बनाओगे, थोड़ी खरीद बनाने जाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो रॉ मटेरियल मतलब कुछ ऐसी चीजें जैसे मोलासिस, जो गन्ने का चीज शक्कर बनता है तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ रस होता है वो मोलासिस कहलाता है। उस मोलासिस को यूज करते हैं फर्मेंटेशन के सबस्ट्रेट के लिए। तो आप कोई वेस्ट प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल यूज करिए तो आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मेरा प्रोसेस एक तरीके से बायोरिमेडिएशन इसी चीज से रिलेटेड है, बट मैं जो यूज कर रहा हूँ वेस्ट वाटर को यूज करता हूँ, एंड ड्यू टू दैट मेरा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है मेरे टेक्निक्स का। तो आपको ऐसे वेस्ट चीज यूज करिए, रॉ मटेरियल जो वेस्ट हो, ठीक है ना। अब अगर किसी एकदम फॉर्मुलेटेड मीडिया यूज करेंगे तो वो लैब के लिए तो ठीक है। जैसे आप अगार मीडिया बात करें, आप कोई और भी मीडिया फॉर्मुलेट करते हैं तो वो लैब के कल्चर तक तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चाहिए। अगर आपको 1000 लीटर तक बनाना हो तो कहां से करोगे भाई, कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी वजह से हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, वेस्ट वाटर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। वेस्ट वाटर्स, रॉ मटेरियल्स या कुछ भी जैसे मोलासेस है, कुछ भी आपने ले लिया, अब इसको थ्रू ये रॉ मटेरियल्स को क्या करेंगे, स्टरलाइज करते हैं जनरली। विदाउट स्टरलाइजेशन आप नहीं बेचते क्योंकि इसमें कई कंटामिनेशन है, कई अलग अलग पैथोजन है, तो वो फिर क्या करेगा, वो जाके कंटामिनेशन कॉज करेगा। तो रॉ मटेरियल को स्टरलाइज करिए और स्टरलाइज करके फिर आप उसको इनपुट करिए रिएक्टर में, राइट। तो ये काम कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है यू हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। इस सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले आप क्या करते हैं, कल्चर को प्रिक्योर करते हैं और उस सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले पेट्री डिश में या कि पेट्री प्लेट्स में, फिर आप उसको 250 ml फ्लास्क या 150 ml फ्लास्क में, फिर उसको जो है रिएक्टर्स में, छोटे रिएक्टर्स में, और फिर छोटे रिएक्टर से बड़े रिएक्टर्स में, क्योंकि हमेशा जो है 1/10 के हिसाब से चलता है। मतलब अगर मुझे 1000 लीटर पे 1000 लीटर के लिए जो है वो आपको मीडिया बनाना है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनोकुलम तैयार करना है, तो इनोकुलम का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 5 to 10%, या अगर बहुत करो तो 1 to 10%। बहुत भी लेके जाओगे, अगर आपको कम करना है तो मिनिमम 1, इसका अगर 1 to 10% करोगे तो भी, या 5 to 10% करोगे, 5 to 10% इज गुड। इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि मेरा मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था वो ग्रो ही नहीं हुआ, 5 to 10 में ग्रो कर जाएगा अगर लाइव है तो 5 to 10% में 1000 लीटर का लगभग 100 लीटर आपको चाहिए ना। और 100 लीटर क्या एक ही बार में बन जाएगा, नहीं, 100 लीटर को बनाने के लिए पहले आप 10 लीटर बनाएंगे, फिर 10 लीटर को बनाने के लिए 1 लीटर, 1 लीटर को बनाने के लिए 100 ml। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से पूरी कहानी चलेगी। अगर मैं 1000 लीटर के ऊपर बात कर रहा हूं तो आपको तीन अलग अलग तरीके, मतलब कई अलग अलग लेवल पे होगा। सबसे पहले आप यहां से कल्चर करके इसको ग्रो करिए 100 ml में, फिर 100 ml से इसको ग्रो करके करेंगे 1 लीटर में। 1 लीटर से एक छोटा रिएक्टर लेंगे 10 लीटर का, और 10 लीटर के बाद फिर उसको जो है उससे बड़े रिएक्टर में लेंगे, दैट इज 100 लीटर, और ये 100 लीटर फिर करेंगे। तो पूरा इनोकुलम तैयार किया जाता है इस तरीके से। धीरे एक बार पहले इसको यहां से ग्रो करके इसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर इसमें इस तरीके से 1 बाय 1। दिस इज अ स्टेप प्रोसेस। ये इनोकुलम प्रिपरेशन है। क्या ये इनोकुलम प्रिपरेशन। तो इनोकुलम प्रिपरेशन जो है कुछ इस तरीके से आप करें। अब इनोकुलम प्रिपरेशन और रॉ मटेरियल स्टरलाइजेशन करके आपने जो है इसको भेज दिया किसमें, रिएक्टर में। ये जो प्रोसेसिंग है रिएक्टर में भेजने से पहले, ये प्रोसेसिंग कहलाता है अपस्ट्रीम। स्ट्रीम के ऊपर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इस अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद देयर इज लाइक, अब यहां पे रिएक्शन होगा, देयर इज लाइक बायो प्रोसेस या बायो रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहां पे जो है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद आएगा बायो प्रोसेस। पहला है अपस्ट्रीम और दूसरा है अब बायो प्रोसेस मैकेनिज्म। अब बायो प्रोसेस मैकेनिज्म का मतलब क्या है, बायो प्रोसेस मैकेनिज्म का मतलब यहां पे चीजें होंगी। सबसे पहला का फर्मेंटेशन होगा यहीं पे। फर्मेंटेशन के अलावा दूसरा चीज आप यहां पे कंट्रोल करेंगे, टेंपरेचर, पीएच, जो भी है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पीएच, टेंपरेचर, टर्बिडिटी, विस्कोसिटी, जो भी पैरामीटर्स है, एंड रिएक्टर डिजाइनिंग, जितने भी रिएक्टर डिजाइन के पैरामीटर है जैसे इम्पेलर, मिक्सिंग, स्पार्जर, वो सब कुछ यहीं पे आपको करना, मतलब सही से करना है ताकि रिएक्शन हमारा ऑप्टिमाइज हो सके। एंड साथ में एरोबिक, नॉन एरोबिक जो भी कंडीशन से आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर डिजाइन प्रोसेस कंट्रोल करने के बाद आपका बायो प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए यहीं पे आप कई सारे स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। वो शायद वो चाहे तो किसी भी तरीके की स्ट्रेटजीज हो, अब अपनाती है। अब प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट को निकालना है विद अपने एंट्री कर दी। अब एंट्री के बाद इसको आप निकालना है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो आएगा वो एकदम प्यूरिफाइड फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ब्रॉथ में आएगा, राइट। जो भी प्रोडक्ट आप लोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिक्स है, उसके अंदर है। तो एक्चुअली में जो आपको मिलता है ये प्रोडक्ट ब्रॉथ मिलता है। क्या मिलता है, प्रोडक्ट ब्रॉथ। ब्रॉथ बोले तो मीडिया के साथ मिक्स किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो प्रोडक्ट ब्रॉथ है इसको भेजा जाता है पहले तो फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, ठीक है ना, ताकि आप जो मीडिया को अलग करिए सेल्स से। यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रॉथ में मीडिया भी है और सेल्स भी है। अगर आप चर्चा करें तो आपके पास यहाँ पे मीडिया भी है एंड सेल्स भी है। तो आप मीडिया को अलग करना चाहते हैं, सिर्फ सेल्स को रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है तो, और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो मीडिया देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन करिए या तो फिल्ट्रेशन करिए, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन करिए आपने। अब सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन करेंगे तो यू विल हैव द सुपरनेटेंट एंड पैलेट। कुछ सॉलिड पोर्शन आएगा सेल्स का पैलेट और कुछ आएंगे सुपरनेटेंट। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है तो आप सुपरनेटेंट लेके काम करेंगे। इसमें कौन सा प्रोडक्ट आने वाला सुपरनेटेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो सेल के बाहर होगा तो सुपरनेटेंट में मिलेगा। और पैलेट में कैसा प्रोडक्ट बना होगा, इंट्रासेलुलर। तो ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, वही बताएगा कि आपको किससे लेके आगे बढ़ना है, सुपरनेटेंट को या पैलेट को। अब आपने इसको लेके आगे बढ़ गए, चाहे सुपरनेटेंट को लीजिए चाहे पैलेट को। अब सुपरनेटेंट को लेना है तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पैलेट को लेना तो यहाँ पे केस आ जाता है, दैट इज अ सेल लाइसिस, क्योंकि आप सेल को तोड़ोगे तभी आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो आप प्यूरिफाई करते हैं विद क्रोमेटोग्राफी और विद एनी टेक्निक, ठीक है ना, किसी भी टेक्निक के साथ जो है आप ये काम कर सकते हैं।
यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ देम। यू कैन यूज द प्यूरिफिकेशन टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी। एंड प्यूरिफिकेशन के बाद इसका क्या होगा? ड्राई। आप प्रोडक्ट को अपने ड्राई करिए एंड ड्राई के बाद क्रिस्टलाइजेशन। अगर वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेके जाना है तो क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड एकदम, वाटर एकदम कम। वाटर इसलिए कम किया जाता है ताकि जो है कंटामिनेशन ना हो, वो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि वाटर रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत कोई बैक्टीरिया फंगस अटैक कर ले जाएगा। प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा, जैसे चिप्स की बात करो, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, ये प्रोडक्ट्स ड्राई किए हुए थे प्रॉपर्ली, क्यों? क्योंकि इसमें फिर मॉइस्चर का कंटेंट जितना कम होगा उतना कम जो है उसके कंटामिनेशन होगा, उतना देर तक उसका ड्यूरेबिलिटी रहेगा। ठीक है, इन सबके बाद देन पैकेजिंग, आप इसको पैकेज करिए एंड सेल करिए उस प्रोडक्ट को। सो द होल प्रोसेस हियर, एज यू कैन सी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द होल प्रोसेस इज नोन एज डीएसपी। क्या बोलते हैं? डीएसपी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये चीज है आपके पास। तो these are three conditions. First one is upstream processing, जहां पे आप इनोकुलम और रॉ मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड इज बायो प्रोसेस पार्ट, जहां पे आप रिएक्टर डिजाइनिंग इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। फोर्थ वन, इवन यहाँ पे काइनेटिक्स भी आता है, यहाँ पे ऑपरेशन भी आएगा, बैच फीड बैच ऑपरेशन एंड काइनेटिक्स। जैसे बैच फीड बैच कंटीन्यूअस वाला, वो काइनेटिक्स में कौन सा बैच जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या किस तरीके से वो काम करना है। इसके बाद थर्ड वन इज डीएसपी। द थर्ड वन इज डीएसपी, जिसमें आप उस प्रोडक्ट को, उस ब्रॉथ को पहले फिल्टर करके अपने प्रोडक्ट को देखते हो कि कहां का है, उसको लेके आगे बढ़ते हो, प्यूरिफाई करते हो और फिर ड्राई और क्रिस्टलाइज करके पैकेज करके आगे बढ़ते हो। दिस इज द केस। समझ में आई बात? द होल फर्मेंटेशन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप्स इन्वॉल्विंग फर्मेंटेशन। पहले आप स्टरलाइज करिए अपने फर्मेंटर को और एसोसिएटेड इक्विपमेंट को, पूरा सिस्टम पहले तो स्टरलाइज कर लीजिए, फिर एक कल्चर मीडियम बनाइए जो स्टरलाइज्ड हो, फिर प्योर कल्चर या इनोकुलम तैयार करिए, उसके बाद सेल ग्रोथ और सिंथेसिस होगी डिजायर्ड प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करिए एंड देन उसके जो एक्सपेंडेड मीडियम है इसको हटा दीजिए और बायोरिएक्टर को क्लीन कर दीजिए। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन, राइट? वही चीज यहाँ पे भी है। सेल से आपने तैयार करते करते प्रोडक्ट बनाया, हार्वेस्ट किया, सेल्स से आपने डिस्टर्ब किया, प्रोडक्ट को ले लिया, या सेल फ्री मीडियम से आपने एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर लिया। दिस इज व्हाट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे की कहानी पे जुड़ता हूं, ठीक है? क्या हो गया भाई? तो हमारे पास जो है कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे वन पर्टिकुलर काइनेटिक्स, ठीक है ना? यहाँ पे मैं काइनेटिक्स के ऊपर बात करूंगा, बट जैसे प्रोडक्ट पहले उसकी बात कर लेता हूँ। काइनेटिक्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये काइनेटिक्स आपको चाहे तो माइक्रोबियल वाले में हो, चाहे तो एनिमल सेल हो, चाहे तो प्लांट सेल हो, तीनों केसेस में आएगा, ठीक है ना? वही सेम काइनेटिक्स इवन आपके जो इकोलॉजी ग्रोथ होता है उसमें भी आता है। तो पहले प्रोडक्ट जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ चुका है, आ भी सकता है सीएसआईआर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें। काइनेटिक्स से क्वेश्चन अभी नहीं आया है लेकिन आ सकता है, डेट में आते रहते। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि एंटीबायोटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा, वानामाइसिन, एम्पिसिलिन, नियोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, ये सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ही सिंथेसाइज होते हैं। एक पेनिसिलियम स्पीसीज है जैसे पेनिसिलिन और ग्लाइसोफोल्वीन, ये आपके सिंथेसाइज होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। लाइसिन सिंथेसाइज फ्रॉम कॉर्निबैक्टीरियम एंड ग्लूटामिकम, एंड ग्लूटामिक एसिड उसी से कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिकम। तो आपके अमीनो एसिड्स में कॉर्निबैक्टीरियम ज्यादातर यूज हो रहा है, ज्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड्स किससे? कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिकम। तो अगर आप ध्यान रखें तो सीजी यानी कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिकम ही वो पर्टिकुलरली स्पीसीज है, ज्यादातर अमीनो एसिड बनाने के लिए उसी का यूज किया जाता है। B12 प्रोपियोनोबैक्टीरियम, प्रोपियोनोबैक्टीरियम है। B2 एंटेरोट्राइकम है, इससे निकाला जाता है। सेलुलोजेस ट्राइकोडर्मा, एमाइलेजेस बैसिलस सबटिलिस, बैक्टीरियजेस एस्परजिलस ऑरियस, प्रोटीजेस एस्परजिलस स्पीसीज, लाइपेजेस राइजोपस, ग्लाइकोसाइडेजेस एस्परजिलस स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की बात करें जैसे एमाइलेजेस, जैसे बैक्टीरियजेस, प्रोटीजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, ये सारे दो पर्टिकुलरली हैं एस्परजिलस से हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आपके राइजोपस जैसे कि लाइपेजेस है, बैसिलस से जो है एमाइलेजेस है, और ट्राइकोडर्मा से सेलुलोजेस। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये याद रखना पड़ेगा? कई लोगों के मन में आ रहा होगा। तो 110% आपको याद रखना है, ठीक है ना? मुझे पता है कि ये चीज आएगा और आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि याद तो करना है क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेटाबोलाइट्स के तौर पे जो स्पीसीज है, क्लोस्ट्रीडियम, एसिटेनॉल और ब्यूटेनॉल के लिए, साइट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइजर है, डेक्स्ट्रॉन के लिए जो है आपके पास ल्यूकोनास्टाक है, फ्यूमेरिक एसिड के लिए राइजोपस है, एंड पॉलीसैकेराइड्स के लिए जो है वो आपके ज़ैंथोमोनास है। ठीक है? इसकी ट्रिक की बात नहीं, ट्रिक कोई भी नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। याद है कि आपके ये एंटीबायोटिक्स के दो ही स्पीसीज है और कोई स्पीसीज तो है नहीं, है ना? कौन से दो? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलियम, और उसमें से ज्यादातर स्ट्रेप्टोमाइसिस है। ठीक, इसके अलावा अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने वाले सिर्फ एक ही है, वो है कोर्निबैक्टीरियम, चाहे लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड बाय द कोर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिक। अब बचे आपके एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स। इनके लिए कैसे ध्यान रखना है? इनके लिए भगवान की दया से याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो, अगर मैं ट्राइकोडर्मा, बैसिलस और राइजोपस का ध्यान रखूं तो बाकी बचे हुए जो होंगे वो स्पर्जिलस स्पीसीज से होंगे। मतलब मैंने अगर जितने एंजाइम्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं उसी में, उसमें से अगर देखा जाए तो मैं अगर याद कर लूं कि भैया इसने किसका किया, तो बाकी राइजोपस स्पर्जिलस वाला, तो उसका कोड याद रख सकते हो। कोड कुछ इस तरीके से है कि BAP, बाप ने TC
देकर रुला दिया। बी इज फॉर योर बैसिलस, जो एंजाइम है वो एमाइलेज। बी का मतलब है बैसिलस एमाइलेज, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे बात जी भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अब इसी में ए का मतलब जो है वो स्पर्जिलस भी ले सकते हो, और पी का मतलब पेक्टिनेजेस प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस से भी वो चलेगा प्रोटीएजेस, एंड जी का मतलब है ग्लाइकोसाइडेजेस, ठीक है। तो ये हाइब्रिड है बाप जी ने, ठीक है ना। तो बाप जी ने एपीजी फॉर, यहाँ एक ए का मतलब स्पर्जिलस और एक ए का मतलब जो है आपका, तो इसमें आप चाहो तो दो ए भी लगा सकते हो बाप में, कोई तो दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ए रख लो बाप जी, तो भी वही काम बनेगा, ठीक है ना। तो बाप जी ने टीसी, अब टीसी का मतलब, टी का मतलब है ट्राइकोडर्मा, और सी का मतलब जो है कौन सा नहीं बताया था अभी, सेलुलोजेस। आर का मतलब है राइजोपस, एल का मतलब है लाइपेजेस। हो गया कोड कि बाप जी ने टीसी देकर रुला दिया। तो दो तीन बार दिमाग में फिट कर लो इस कोड को, तो आपसे जो कौन सा एंजाइम कौन पर्टिकुलर पैथोजन जो है कर रहा है, या कौन सा माइक्रोब कर रहा है प्रोड्यूस, ये पता चल जाएगा। दूसरा दूसरा क्या था, दैट हियर मेटाबोलाइट्स का केस, जनरल मेटाबोलाइट्स कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं। देखना पड़ेगा कोड। एसीटोन ब्यूटोन, ठीक है, चलो हो गया। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जो है चालाकी से, अमिताभ बच्चन चालाकी से CA के DL, डी बोले तो ड्राइविंग लाइसेंस, CA के ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे, PA यहाँ पे पैसे में XE रख लेना, पैसे लेकर लेकर फुर्र से भागे, FUR, फुर्र से भागे, या फरारी से भी भागे, आप जैसे भी करना चाहे, ठीक है। ये शोभा नहीं देता है अमिताभ जी को, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ कोड है। कोड क्या कहता है कि अमिताभ बच्चन जी चालाकी से फरार हो गए, फुर्र से भागे, जो भी आप कर लो, और CA के ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे लेकर फुर्र से भागे, फरार हो गए। देखो अब इसमें कोड देखते हैं, एसीटन ब्यूटेनॉल फ्रॉम क्लॉस्ट्रीडियम, एसीटोन, A फॉर एसीटोन, B फॉर ब्यूटेनॉल, क्लॉस्ट्रीडियम, ये हुआ। C फॉर साइट्रिक एसिड, A फॉर स्पर्जिलस नाइजर। याद रहे कि पहला जो वर्ड है वो हमेशा प्रोडक्ट का है, और दूसरा वाला वर्ड जो है वो पैथोजन का यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना। पहला जो वर्ड है वो प्रोडक्ट में, जैसे C A में कई लोग इसको C और C में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रहे कि ये वाला बाद में वाला आ रहा है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये प्रोडक्ट है। तो C का मतलब जो हो गया वो आपका क्या हो गया, साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड किससे, स्पर्जिलस नाइजर से, ठीक है ना, ये साइट्रिक एसिड हो गया। D फॉर डेक्स्ट्रॉन, L फॉर ल्यूकोनास्टॉक, P, यहाँ पे P क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, X फॉर xanthomannase, एक ही है xanthomannase, ये तो वैसे भी पता चल जाएगा। F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, R फॉर राइजोपस, ठीक है, हो गया कोड। आपके इधर का तो कॉमन सेंस लगा के याद रख लो, और इधर का जो है कोड बता दिया। अब अगर इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो भगवान की दया से डरो, वो आपको किडनी तोड़ जो है क्वेश्चंस पूछेगा। सर बायोकेमिस्ट्री कब से स्टार्ट करोगे आप, कब का खत्म हो चुका बायोकेमिस्ट्री। एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं SCP, बायोकेमिस्ट्री शुरू होगा एग्जाम बाद। कई बार क्या होता है कि कई सारे मोनोकल्चर एल्गल सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स या फंगल सेल्स जिनमें प्रोटीन कंटेंट लगभग 70 से 80% के आसपास होता है, ऐसे कल्चर्स को लार्ज अमाउंट में ग्रो करके उसको हम फीड सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं SCPs के फॉर्म में। The SCPs is rich in nutrients like minerals, vitamins, carbohydrates, lipids, as well as essential amino acids like lysine and methionine as well. SCPs is produced by the inexpensive substrate to supply nitrogen and carbon. For example, carbohydrate containing raw materials waste from cheese product or the pulp mills we can use as well. जो cheese products या जो milk industries होते हैं उसमें वे products जो है synthesize होते हैं, and वे products का यूज किया जा सकता है, और वो as a raw material यूज होते हैं इन SCPs को बनाने के लिए। SCPs may contain toxic compound too, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि अगर हम वेस्ट मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं तो कई सारे पैथोजन जो होते हैं वो टॉक्सिक एलिमेंट्स का भी अपटेक करते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं, और मेटल का अपटेक करेंगे में भी कई बार क्या होता है कि हो सकता है मर्क्यूरी हो, लेड हो, वो पैथोजन तो इंटेक कर ले जा रहा है, लेकिन अब उस पैथोजन को या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है अगर हम जो है एससीपी की तरह यूज करेंगे तो वो लेड या वो मर्क्यूरी हमारे अंदर भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमने भी जो है टॉक्सिस हमारे अंदर आ सकते हैं। तो कई बार जो ये हैवी मेटल्स होते हैं ना, उन हैवी मेटल्स को जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, उस हैवी मेटल्स को एससीपी के थ्रू भी हम अपटेक कर सकते हैं। इसीलिए दैट देयर इज एन इफेक्टिव रिसर्च इज नीडेड टू रिमूव दीस टॉक्सिक कंपोनेंट्स फ्रॉम एससीपीस, सिंगल सेल प्रोटीन्स। इसे हटाना बहुत ही जरूरी है, अगर हटाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एससीपी को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट लीजिए पहले तो, न्यूट्रिएंट, वे प्रोटीन, मोलासेस, कुछ पल्प जो कह सकते हैं कि पेपर पल्प होते हैं उनको ले लीजिए, उनको फर्मेंटर में भेजिए, न्यूट्रिएंट दीजिए, फिल्ट्रेशन करिए, ड्राई करिए, और एससीपी आ गया आपके पास। आप या तो सॉलिड स्टेट करिए, सबमर्ज करिए, इस एससीपी को बाद में ऐसे बना दीजिए, यही है आपका सिंगल सेल प्रोटीन, फॉर्मुलेट करके प्रॉपर शेप में भेज दीजिए इसको। जो लोग खाएगा इसको प्रोटीन अपटेक करेंगे। कई जगहों पे जो है इसको ह्यूमन भी अपटेक करते हैं, नॉट ओनली एनिमल्स।
ह्यूमन अपीयर करते हुए देखा क्या करते हैं? कहाँ पे करते हैं? बहुत जगहों पे करते हैं। स्पेस में नहीं नहीं। अरे रिवाइटल भाई साहब नाना, वियतनाम का जानते हैं नाम? वियतनाम है, इंडोनेशिया है, चाइना है, जापान है, ये सब जगहों पे एससीपीज को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। वहाँ पे माइक्रो एल्गल स्पीसीज को भी खाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं से शुरुआत हुई थी मशरूम का भी। हम जो मशरूम आज खाते हैं, इंडिया में शुरुआत नहीं होती मशरूम को खाने की। हम लोगों को सिर्फ वही जो है, हम ज्यादातर समुद्री प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं नहीं खाते, लेकिन वहां से शुरुआत होती है धीरे धीरे। तो ये चीज भी वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका यूज क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। यू कैन प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ एससीपीज, अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लो टॉक्सिक कंपोनेंट्स, जिसके पास जो हैवी मेटल्स का डिपोजिशन है वो कम हो, तो आप मार्केट पूरा कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में एससीपी के लिए अभी भी बहुत बड़ी प्रोडक्ट या बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। कोई भी ऐसा कंपनी है, थोड़े बहुत है, स्टार्टअप्स हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं, बट ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन के लिए बहुत ही ज्यादा काम करे। एक जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है C6 एनर्जी करके गोवा में खुला हुआ था, अभी भी चल रहा है। वो लोग जो है वो समंदर से जो एल्गी होते हैं उससे एससीपी बना रहे थे। तो लेकिन स्टिल समंदर वाले जो एल्गी होते हैं उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? यस, स्पाइरुलिना जो है एससीपी का प्रोडक्ट है पतंजलि का, लेकिन पतंजलि का प्रोडक्ट आप जान ही रहे हो कितना अच्छा होता है, ठीक है? अभी तो खतरनाक केस भी बैठा हुआ है, but ठीक है, ये केसेस हो सकते हैं, राइट? अब इन सब केसेस के ऊपर जो है देयर इज अ ग्रोथ फेजेस। आपके पास जो है ग्रोथ फेजेस की कंडीशंस आ सकते हैं। मैंने याद करवाया, अगर आप याद करो तो हम टिश्यू कल्चर पढ़ रहे थे, मैं काइनेटिक्स उसी में यूज करने वाला हूं, बट टिश्यू कल्चर में हमने जो है एनिमल टिश्यू कल्चर के ऊपर बात करी थी। बात करने से पहले छोटी सी चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि टेक्निक्स में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बचा हुआ है जिसको लेना है? 30 यूनिट का पार्ट। एनएमआर हो गया है, मास और यूनिट नंबर 30 की बात कर रहा हूं, प्लांट वाला छोड़ दो। और स्टैटिस्टिक्स तो अभी आएगा, उसका लेक्चर है। बाकी सारे टॉपिक्स हो गए ना? तो क्या चाहते हो, इसको स्पेशल क्लास में पढ़ाओ कि प्लस में लूं? स्पेशल क्लास में पढ़ोगे या प्लस में ही लेना पड़ेगा? प्लस में ही लेना पड़ेगा, है ना? स्पेशल क्या होता है सर? ठीक है, नहीं मुझे प्लस में लेने के लिए फिर क्लासेस ऐड ऑन करवानी पड़ेंगी, फिर शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब होता है। मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को हम तो पढ़ेंगे आप जहां। अच्छा 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 अच्छा, ये भी अच्छा ब्रो। सर कल 2 क्लास है, रोज ही 2 क्लास होती है, ठीक है? इस यूनिट के बाद इकोलॉजी शुरू होगा। इवोल्यूशन चल रहा है 11th यूनिट, इसके साथ इसके बाद जो है इकोलॉजी शुरू होगा, ठीक है? फिर इकोलॉजी और इवोल्यूशन पैरेलल चलेंगे, ठीक है? इकोलॉजी माय फेवरेट। अच्छा, इतना भी फेवरेट मत बनाओ कि दिक्कत हो जाए। तो टिश्यू कल्चर में हमने बात किया था एनिमल टिश्यू कल्चर में, और एनिमल टिश्यू कल्चर में भी कुछ मीडिया चाहिए, ठीक है? मीडिया चाहिए। कौन कौन से मीडिया चाहिए होते हैं भाई साहब? अच्छा, मीडिया से पहले एक चीज बात करो, ग्रोथ जानते हैं? ऐसा ग्रोथ फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। कोई भी सेल हो, एनी पर्टिकुलर सेल, कोई भी सेल हो, उस मीडिया से पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि सभी में कॉमन होता है। तो एक लैग फेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज और एक डेथ फेज होता है। ये आपके पास पाए जाते हैं। लैग फेजेस आर एक्लिमेटाइजेशन फेजेस। यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन होता है, यहाँ पे एक्लिमेटाइज करता है कोई भी पैथोजन अपने एनवायरमेंट में, उसके बाद वो जैसे एक्लिमेटाइज करेगा ग्रो करना शुरू करेगा। जरा सा लॉग ऑफ द नंबर्स देखने की कोशिश करिएगा। इनिशियली ये टाइम होता है और ये नंबर के हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे चल रहा है। फिर अचानक से एक्लिमेटाइज कर लेगा तो वो तेजी से ग्रोथ करेगा, और एक सर्टेन स्टेज ऐसा आएगा कि न्यूट्रिएंट फिर से कम होने लगेंगे, और फिर न्यूट्रिएंट धीरे धीरे कम होगा तो उसका ग्रोथ स्टेशनरी फेज पे, एंड फिर एक लेवल के बाद जो है वो डिक्लाइन फेज। तो एक फेज जो है वो आपके पास लैग फेज आता है, और एक फेज लॉग फेज, एक फेज स्टेशनरी, और एक जो है वो डिक्लाइन। लैग फेज इज एक्लेमेटाइजेशन फेज, यानी यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है एक्लेमेटाइजेशन भैया? एक्लेमेटाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपने नए नए एनवायरमेंट में किसी को भेजा है। जैसे कोई भी पर्टिकुलरली नया लर्नर क्लास में आएगा तो वो पहले एक्लेमेटाइज करेगा कि वीरेंद्र सिंह की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्ट करेगा अपने आप को सिचुएशन में। तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो है उसको समय लगता है। या जैसे कोई बैट्समैन किसी भी क्रिकेट पिच पे जाता है तो 2-4 बॉल पहले देखता है, एडजस्ट करता है कि आखिर बॉल कितनी हाइट पे आ रही है, कितना बाउंस कर रही है, शॉर्ट पिच गेंद ज्यादा अच्छी आ रही है कि लेंथ वाली, तो वो पहले एक्लेमेटाइज करता है, फिर उसके बाद शॉट खेलता है। दैट एक्जेक्टली पैथोजन यहाँ पे अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से एक्लेमेटाइज करता है और फिर वो डिवाइड करता है। याद है कि लॉग फेजेस आर आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज, इट इज आल्सो नोन एज डिवीजन फेज। ये डिवीजन फेज भी कहलाता है, यही एक्सपोनेंशियल है और यही डिवीजन है। यहीं पे डिवीजन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कुछ इस तरीके से। स्टेशनरी फेज में जो है डिवीजन नहीं हो रहा होता है, जितना डिवीजन हो रहा होता है उतना ही डेथ हो रही होती है। हर फेजेस में जो है जरा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे डेथ के हिसाब से चीजें चल रही हैं। अगर हम बोले तो एक कांसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं म्यू जी, दैट इज अ ग्रोथ रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ रेट कांस्टेंट। एक होता है के डी, दैट इज अ डेथ रेट कांस्टेंट। देखो के डी इज अ डेथ रेट कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी केस, फॉर एनिमल केस, फॉर प्लांट केस, फॉर एवरी केस।
कहानी क्या बनती है कि म्यू जी जो होता है वो पैथोजन के लिए होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। म्यू जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हो जाएगा। यहीं पे आर जी लिख दे तो ये पॉपुलेशन के लिए हो गया, जब हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे तब देखना। यहीं पे के जी लिख दे तो ये सेल के लिए हो गया। कौन से सेल? एनिमल और प्लांट। एक ही चीज के सिर्फ टर्म का नाम बदल गया बस, और कुछ नहीं है। ये तीनों अल्टरनेटिवली अलग अलग जगहों पे यूज किए जा सकते हैं। ग्रोथ रेट कांस्टेंट ही है जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया। इन सबके अलावा एक टर्म आता है दैट इज अ म्यू नेट। म्यू नेट इज अ म्यू जी माइनस टी डी, यानी कितना डेथ रेट कांस्टेंट और कितना ग्रोथ रेट कांस्टेंट उनका जब सब्सट्रैक्शन है लेते हैं तो वही आपको क्या बताता है? वही बताता है म्यू नेट कि कितना नेट ग्रोथ है। ये बताता है कि कितना नेट ग्रोथ है। लैग फेज में म्यू जी भी जीरो है और टीडी भी जीरो है, ना ही कोई ग्रोथ हो रही है ना ही कोई डेथ हो रही है, इसीलिए यहाँ पे म्यू नेट जो है वो जीरो होता है। बिकॉज म्यू सी जीरो, के डी जीरो, द नेट ग्रोथ रेट इज जीरो, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता। इन द केस हियर लॉग और एक्सपेंसिव फेज, यहाँ पे म्यू जी इज ग्रेटर देन टीडी। ग्रोथ रेट अब टीडी से ज्यादा है, इसी वजह से म्यू नेट जो नेट वाला है, म्यू नेट दैट इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा है, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं इन दिस केस यहाँ पे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस म्यू जी इज इक्वल टू केडी। स्टेशनरी फेज में दोनों बराबर हो जाते हैं, जितना ही ग्रोथ हो रहा होता है उतना ही डेथ हो रहा होता है। अब म्यू जी इज इक्वल टू केडी जब हो जाएगा तो म्यू नेट अगेन जीरो हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जितना ये उतना ही माइनस करेंगे तो जीरो, एंड दैट्स व्हाई म्यू नेट जीरो। एंड इन डिक्लाइन फेज यहाँ पे म्यू जी इज लेस देन केडी, डेथ ज्यादा होने लगती है और ग्रोथ कम, एंड इसी वजह से म्यू नेट जो है वो लेस देन जीरो और नेगेटिव। यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन हो रहा होता है, इसलिए कोई भी ग्रोथ और चीजें नहीं हो रही होती। हियर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस में डिवीजन हो रहा है। स्टेशनरी फेज आते आते तक क्या होता है कि न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होने लगेगा, न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी, एंड कमी होने लगेगी तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ डेथ बढ़ जाएगी और कुछ की कम। तो स्टेशनरी फेज में क्रिप्टिक ग्रोथ भी होता है। क्रिप्टिक ग्रोथ यहाँ पे भी होता है, इवन डेथ फेज में भी होगा। व्हाट इज क्रिप्टिक ग्रोथ? क्रिप्टिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो डेड सेल्स है उनके पास जो न्यूट्रिएंट है उसका यूटिलाइज करना, मतलब फीडिंग ऑन डेड मटेरियल्स, दैट इज अ क्रिप्टिक ग्रोथ। तो वो चीज आपको स्टेशनरी फेज में मिलती है। याद रहे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या प्लांट हो, वो आपके लॉग फेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो है प्रोडक्शन करते हैं, इसका कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, और स्टेशनरी फेज में जो करते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। इसीलिए लॉग फेजेस को एक नाम दिया जाता है दैट इज ट्रोफोफेज, ट्रोफोफेज। एंड स्टेशनरी फेज का नाम दिया जाता है इडियोफेज। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब पूछे जाते हैं कि कौन सा फेज इडियोफेज के नाम से जाना जाता है, कौन ट्रोफोफेज है। ट्रोफो का मतलब होता है फूड, कौन सा फूड वाला फेज है? फूड वाला मतलब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाए, प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो ग्रोथ में। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब कैसे हो गया? जैसे कि आपके स्पेसिफिकली बात करें तो अमीनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब डायरेक्टली बना रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म वाले होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो आपके एंटीबायोटिक्स, ये सब यहाँ पे बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको। तो देखिए लॉग फेज में म्यू नेट जीरो, एक्सपोनेंशियल में म्यू नेट ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे म्यू नेट जीरो और यहाँ पे म्यू नेट लेस देन जीरो। लैग फेजेस जो थे एक प्रिपरेटरी फेजेस है, एक्लेमेटाइजेशन फेज है, नेट ग्रोथ जीरो। लॉग फेजेस आर एक्सपोनेंशियल फेजेस, डिवीजन फेजेस, न्यूट्रिएंट जो है वो रिच है, एंड ड्यू टू दैट नेट ग्रोथ जो है वो जीरो से ज्यादा है, बिकॉज केजी और यू कैन से म्यू जी इज ग्रेटर देन केडी। देन द थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेजेस, दैट इज आल्सो नोन एज एडियोफेजेस। लॉग फेजेस डिवीजन या ट्रोफोफेज के नाम से भी जाना जाता है। लॉग फेजेस में ही प्राइमरी मेटाबोलाइट का सिंथेसिस होता है, जबकि स्टेशनरी फेज इडियोफेज जहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स होने लगेगा, न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होने लगा, नेट ग्रोथ जो जीरो हो गया क्योंकि केजी केडी बराबर हो गए या म्यू जी और केडी बराबर हो गए। एंड देन फोर्थ फेज आता है डेथ फेज, जहां पे केडी ज्यादा हो जाता है केजी से, एंड इसी वजह से नेट ग्रोथ कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट कम है, यहाँ पे आपको क्रिप्टिक ग्रोथ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिस रेट से यहाँ पे ये बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे होगा वही जो है रेट ऑफ डिक्रीज यहाँ पे होगा। जिस रेट से यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है वैसे रेट ऑफ डिक्रीज बराबर होगा, बस फर्क थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूँ एक्सपोनेंशियल फेज में, तो याद रहे सेम कंडीशन है, कुछ है नहीं, आपने पढ़ रखा है। एक्सपोनेंशियल में जिस रेट से बढ़ रहा होगा वो रेट क्या होगा? n इज इक्वल टू n नॉट इनटू 2 टू पावर n। क्रिप्टिक ग्रोथ स्टेशनरी और डेथ दोनों में होगा। ये पढ़ा क्या? 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से फिर 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। ये ग्रोथ की बात है। वैसे डिक्रीमेंट इसका उल्टा चलेगा कि अगर आपके पास 4 है तो 4 से डेथ होकर पड़ेगा 2, फिर इनसे डेथ होकर बचेगा 1, यानी ये उल्टा अगर हम बात करें डेथ फेज की, तो ये क्या हो जाएगा? डेथ फेज में जो फाइनल नंबर होगा, इनिशियल नंबर, उसमें 2 टू पावर n का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन होगा। दैट n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1 बाय 2 टू पावर n। दिस इज द केस, क्योंकि यहां पे वो घटेगा, उसी रेट से घट रहा है लेकिन घट रहा है। फॉर्मूले में अंतर समझ में आ रहा है? बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ओके। अब यही केस जो है आपके काइनेटिक्स के साथ भी हो सकता है। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये तो चलो ठीक है नंबर ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, लेकिन टाइम के बेसिस पे जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ पे इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल वन, एक्सपोनेंशियल वन के केसेस में जब हम बात करते हैं तो रेट ऑफ सिंथेसिस या रेट ऑफ ग्रोथ डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। एंड यहाँ पे जो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू नेट, या एक्चुअली में के डी या म्यू जी भी आप रख सकते हैं, बट ये क्योंकि पॉजिटिव होता है तो म्यू नेट इनटू एन होता है। या आप ये माइक्रोबियल में ये होगा, अगर एनिमल प्लांट सेल होगा तो वहाँ पे ये हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से जो है हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे जब इस चीज को इंटीग्रेट किया जाता है डी को इधर भेज के, तो अगर याद आ रहा हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? एन इज इक्वल टू एन नॉट इनटू ई टू पावर म्यू टी होता है, या इसको ln के फॉर्म में लिखते हैं तो ln n इज इक्वल टू ln n नॉट प्लस म्यू टी होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्ड वर्जन पॉपुलेशन में, वहां पे RT चल रहा होता है। ये पूरा कैसे डिराइव होता है जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको आएगा कि डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर काइनेटिक्स कैसे चल रहा है।
तो ये चीज आपके साथ अपियर हो रही होती है। अब जो चीज प्लस में चल रही है यहाँ पे वही चीज को माइनस में कर दो, केडी माइनस के साथ आ जाएगा। मतलब dn बाई dt में अब डेथ हो रही है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट n के बराबर तो है, लेकिन जब इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस म्यू नहीं प्लस kg नहीं माइनस kd इंटू n आ जाएगा, क्योंकि रेट डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है और यहाँ पे ऐसे घट रहा है। बस अब इसको डिराइव करोगे तो ये n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू पावर माइनस kd t कर दीजिए। बस म्यू की जगह माइनस kd। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ln n इज इक्वल टू ln n नॉट प्लस म्यू t था तो माइनस kd t हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस डिवीजन जो हो रहा था ग्रोथ फेज में, इस ग्रोथ फेज की जब हम बात कर रहे थे तो ग्रोथ फेज में प्लस म्यू यूज हो रहा था और डेथ फेज में माइनस केडी, क्योंकि डिवीजन हो रहा है ग्रोथ में तो इसलिए प्लस चल रहा है, बढ़ रहा है, और डेथ में कम घट रहा है। और ये इक्वेशंस जो है वो डिराइव होते हैं इसी इंटीग्रेशन फॉर्म से। जब आपके पास ये होता है dn बाई dt इज इक्वल टू म्यू इंटू n, कैसे डिराइव करते हैं? dt को इधर भेजते हैं और म्यू को इधर, तो ये हो जाता है 1 अपॉन म्यू dn इज इक्वल टू n, सॉरी n को इधर भेजिए और dt को इधर, तो ये 1 अपॉन n dn और म्यू इंटू dt। अब n वाला एक साइड dt वाला इधर, तो अब इसका जब आप लोगे इंटीग्रेशन और इसका क्योंकि म्यू कांस्टेंट होता है तो म्यू का लिया नहीं जाता, इसको लोगे 0 से t लोअर अपर लिमिट और इसको n नॉट टू x। अब जो ये आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन n का ln n, बिल्कुल सही बात। इसका अपर लिमिट n है और लोअर लिमिट n नॉट है, और म्यू तो एज इट इज रहेगा क्योंकि म्यू बाहर है, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। हमेशा जब भी इंटीग्रेशन को हम रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके रखते हैं, तो ये एक्चुअली लिखेंगे तो ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू म्यू t माइनस म्यू इंटू 0। जब रखोगे तो म्यू इंटू 0 वैसे भी गायब हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ln n माइनस n वाले इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा ln n नॉट प्लस म्यू t। यही तो फॉर्मूला बताया मैंने, जो आपको ये लिखा था, ये यही फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर आप चाहोगे तो इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले को। कैसे? ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू t। आपको पता है लॉ की प्रॉपर्टी की ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाई b, यही तो होता है ना a बाई b का, तो वही इसको लिख सकते हैं ln n अपॉन n नॉट बोल सकते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा फॉर्म है दैट वुड बी म्यू इंटू t। अब इधर से ln को हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो e के पावर में चली जाएगी। अगर लॉग होता तो ये वैल्यू 10 के पावर में जाती, लेकिन ln है इसलिए ये वैल्यू e के पावर में जाएगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहाँ पे n अपॉन n नॉट हो जाएगा। जब यहाँ से लॉग लोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू e टू पावर म्यू t, n नॉट को इधर भेज दो तो n इज इक्वल टू n नॉट इनटू e टू पावर म्यू t। यही तो दूसरा फॉर्मूला था। तो इस तरीके से डिराइव होता है। बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रोथ और डेथ में, रेट में या काइनेटिक्स में फर्क नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे 2 टू पावर n का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है 2 टू पावर n का, क्योंकि डेथ में डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसमें जहां जहां पे आपने प्लस म्यू रखा है वहां पे माइनस केडी रख दीजिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डेथ का काइनेटिक्स एकदम सेम है, बस सिर्फ काइनेटिक्स ऑफ डेथ में माइनस केडी के डिक्रीज फॉर्म में चल रहा है और ग्रोथ में प्लस म्यू चल रहा है। समझ में आ रही बात? अंतर कुछ नहीं है। कई लोग इसको समझ नहीं पाते, कई लोग इसको लगता है कि डेथ काइनेटिक्स इज बिग डिफरेंस या डेथ काइनेटिक्स कभी पढ़ा नहीं, कैसे आएगा? कुछ नहीं है। डेथ और ग्रोथ काइनेटिक्स में ग्रोथ बहुत लोग पढ़ता है, डेथ नहीं पढ़ता, लेकिन डेथ में क्या है? बस माइनस केडी को रखना म्यू जी की जगह, बस कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद की कहानी जो है हम आगे देखेंगे, और मैं एक दो सेशन ऐड करवा दूंगा अगर पॉसिबल होता है आप लोगों को प्लस में पढ़ना है तो, बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, विल सी यू आफ्टर 1 आवर फॉर अनदर सेशन।